लोकसभा नतीजे सामने आने के बाद महाराष्ट्र में एक मुद्दे पे बार बार चर्चाएं हो रही है और उसका नाम है अजित पवार। अजित पवार ने 4 सीटें लड़ी थी, उसमें से एक सीट उनकी चुन के आ गई। सुनील तटकरे सांसद बने, लेकिन उसके बाद महागठबंधन में यानी कि महायुति में का जो गठबंधन है उसमें अजित पवार का बार्गेनिंग हो या फिर बीजेपी की तरफ से जिस तरह के अजित पवार पे बयान आ रहे हैं, अजित पवार के जो समर्थक है वो भाजपा पे बयान कर रहे हैं। और उसके बाद तीसरा अहम मुद्दा, अजित पवार के साथ जो 42 विधायक गए थे उनमें से अब कितने वापस शरद पवार के गुट में आ जाएंगे, क्योंकि शरद पवार उनके साथ अलग अलग जगहों पे बैठकें कर रहे हैं। शरद पवार की मीटिंग चालू है और पवार ने ये खुद कह दिया है कि आजकल दिन में उन्हें 1-2 घंटे ज़्यादा निकालने पड़ते हैं ताकि वो जो बाकी के लोग हैं और जो नए लोग सिरे से यहाँ शामिल होना चाहते हैं उनके साथ वक्त बिता पाए। आज के एक्सप्लेन में यही सब जानेंगे। नमस्कार, मैं हूँ ओमकार, आज तक में आप सभी का स्वागत है। बात शुरू होती है 4 जून से, जब लोकसभा के महाराष्ट्र हो या फिर पूरे देश के जब चुनाव के जो रिजल्ट थे वो सामने आए। उसमें से महाराष्ट्र में 48 जगहों में से 30 ऐसी जगहें हैं जहां महाविकास आघाड़ी फ्रंट फुट पे आके खेली और महायुति को महाराष्ट्र में 18 जगहें मिली। अजित पवार ने 4 सीटें लड़ी थी, उसमें से सिर्फ एक चुन के आ गई। उनकी खुद की पत्नी जहां बारामती से खड़ी थी सुप्रिया सुले के खिलाफ, जहां ननंद और भावजय की जो लड़ाई थी उसमें 1.5 लाख वोट से हार गई। फिर अजित पवार ने राज्यसभा की जो जगह खाली थी प्रफुल्ल पटेल की 4 साल के लिए, वहां सुनेत्रा पवार का नॉमिनेशन दे दिया और सुनेत्रा पवार अभी राज्यसभा की मेंबर बन गई है। लेकिन बात यहां तक नहीं रुकती। जब से अजित पवार भाजपा के साथ आए हैं, भाजपा को ऐसे लग रहा था कि महाराष्ट्र में 40 या 42 विधायक अगर उनके साथ आएंगे अजित पवार के, तो जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का बेल्ट है, पश्चिमी इलाका जहां राष्ट्रवादी का सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है, वहाँ फ़ायदा होगा और सबसे ज़्यादा सांसद वहाँ पे चुने जाएंगे, क्योंकि अजित पवार का जो राष्ट्रवादी जिन जिलों में वो पक्ष फैला है, जहाँ जहाँ उनका कैडर है, वहाँ उन्हें मदद मिलेगी। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में सिर्फ 2 जगह चुन के आई, वो भी दोनों भाजपा की थी, एक सातारा की और दूसरे पुणे की जगह। और उन जगहों में भी ये दिखा कि अजित पवार के समर्थकों ने ज़्यादा मदद की नहीं, या फिर अजित पवार का जो कैडर था, जो उनका वोटिंग बेस था, वहाँ पे ज़्यादा मदद हुई नहीं। अब अजित पवार का करना क्या है वो तो भाजपा की दिल्ली हाईकमांड तय करेगी। लेकिन 4 तारीख को जब नतीजे सामने आए उसके बाद सबसे पहले रिएक्शन आया द ऑर्गेनाइजर का, जो भाजपा प्रणीत या फिर आरएसएस जो एक मातृ संस्था है भाजपा की, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक मुखपत्र है जिसमें अजित पवार के ऊपर टिप्पणी की गई। महाराष्ट्र में पूरे चुनाव में एक चर्चा कायम थी, एक तो शरद पवार को इस उम्र में उनके नेफ्यू अजित पवार छोड़ के चले गए, और दूसरी चर्चा ये रही कि अजित पवार ने भाजपा को समर्थन दिया और वो फिर उप मुख्यमंत्री बन गए। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो भी खुद के पास ले ली। अब यहाँ से चर्चाएं शुरू होती है। फिर भाजपा के कुछ अंतर्गत गुट है, वो गुट के नेता हो या फिर जहाँ जहाँ भाजपा एक रिव्यू मीटिंग ले रहा है कि हमारे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, उसके ऊपर भाजपा अभी एक मंथन कर रहा है। तो हर एक मीटिंग में भाजपा के इंटरनल सोर्सेज ने एक खबर दी और इंटरनल जो कैडर है उसने कहा कि अजित पवार को साथ में लेने की वजह से इस बार हमें ये झटका पहुंचा है और इसलिए हम बैकफुट पर जा चुके हैं। अब भाजपा इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। देवेंद्र फडणवीस खुद बोल रहे हैं कि अजित पवार तो हमारे साथ है, लेकिन कैडर में क्या मैसेज जा रहा है, वहाँ क्या एग्जैक्टली गतिविधियाँ हो रही है, वो देखना भी अहम रहेगा, जिस तरह के वीडियोज अभी सामने आ रहे हैं। दूसरी अहमपूर्ण बात एक्सप्लेयर में है कि शरद पवार ने इस बार 10 जगहों पे अलग अलग जगह वो लड़े थे, उसमें से 8 सांसद शरद पवार के चुन के आ गए। इससे पहले राष्ट्रवादी जब एक साथ थी तभी भी कभी 8 सांसद चुन के नहीं आए थे, लेकिन इस बार स्प्लिट होने के बावजूद भी शरद पवार का स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रहा है। महाविकास आघाड़ी में सबसे कम जगह उन्होंने ली थी, सबसे ज़्यादा शिवसेना, फिर कांग्रेस 17-16 जगह पर लड़ी थी, उसके बाद शरद पवार ने 10 जगह ली थी। तो अभी की जो बात बन रही है, एक तरफ भाजपा है जो आरएसएस हो या फिर भाजपा का कैडर हो जो बोल रहा है कि अजित पवार को साथ लेने की वजह से हमें ये फायदा पहुंचा नहीं है, उल्टा नुकसान झेलना पड़ा। और दूसरी तरफ शरद पवार खुद अब मैदान में खड़े हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने ये तो दिखा दिया है कि वो स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा रहेगा, लेकिन जब विधायक के चुनाव बाकी है महाराष्ट्र में, अक्टूबर में सरकार बदलने की बात जब शरद पवार कर रहे हैं, तब शरद पवार किस किस के साथ मीटिंग कर रही है वो जानना भी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि
2 दिन पहले जब शरद पवार पुणे में आए थे तो जो पिंपरी चिंचवड़ है, जो अजित पवार का एक किला माना जाता है, वहाँ के 16 से 20 कॉरपोरेटर है, वो कॉरपोरेटर आके शरद पवार से मिले, शरद पवार के साथ उनकी मीटिंग हुई और शरद पवार ने ये साफ तौर से मीडिया को कह दिया कि आजकल दिन भर में 1-2 घंटे में उन लोगों के लिए निकाल रहा हूँ जो पार्टी में वापस आना चाहते हैं या फिर नए सिरे से जिनको खुद की राजनीति शुरू करनी है, या फिर ऐसे नए चेहरे हैं राजनीति में जो चेहरे हमारे साथ काम करना चाहते हैं। इसके बाद एक मैसेज क्लियर हो गया कि शरद पवार जो बाकी के नेता है, जो जिनके मन में अब ये उथल पुथल मची है कि अजित पवार के साथ पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी कितनी है, अजित पवार के साथ अगर राजनीति करेंगे तो आगे जाके एग्जैक्टली वो जीतेंगे या हारेंगे, ये बात वो अभी तक तय कर नहीं पा रहे। वो उसमें से 15 से 16 अभी के घड़ी के, मतलब जितने 42 विधायक अजित पवार के साथ गए थे, बाद में वो 40 हो गए, और उसमें से भी 15 से 16 विधायक ऐसे हैं जो शरद पवार को मिल रहे हैं, या फिर जयंत पाटिल जो शरद पवार की पार्टी के अभी महाराष्ट्र के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ छुपी तरीके से वो अलग अलग जगह पर मीटिंग कर रहे हैं और वापस आने का जो रास्ता है वो रास्ता वो खोलने का प्रयास कर रहे हैं। शरद पवार के साथ हमारी बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, शरद पवार ने इस सब बारे में ये कहा, उनका एक ही स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा कि राजनीति में किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। अगर ये स्टेटमेंट शरद पवार ऑफ द रिकॉर्ड देते हैं तो क्या जो विधायक अजित पवार के साथ गए हैं उनमें से जितने वापस आना चाहते हैं, क्या उनके लिए भी दरवाजे शरद पवार ने खुले रखे हैं? और अगर शरद पवार की राजनीति अभी तक की देखी जाए तो एक बात तो तय है कि शरद पवार ना ही खुद के दरवाजे कहाँ बंद करते हैं, ना ही शरद पवार जो और कोई लोग हैं उनके लिए अपने दरवाजे बंद करते हैं। तो एक बात तो तय हो चुकी है। तीसरी और आखिरी अहम बात इस सब मामले में है कि एक तरफ से भाजपा के जो नेता है वो नेता ऑफ द रिकॉर्ड या फिर बिहाइंड द कर्टन हम कहें कि वो अजित पवार के ऊपर ये सब ब्लेम गेम चल रहा है कि अजित पवार की वजह से अपनी सीटें कैसी पड़ गई और हमें भारी नुकसान झेलना पड़ा। दूसरी तरफ जहाँ शरद पवार अजित पवार के साथ जो विधायक गए थे उनके कांटेक्ट में है, और ये सब छोड़ने के बाद भी एक तबका ऐसा है पूरा जिन विधायकों का ये कहना है कि अजित पवार उन्हें पैसे नहीं दे रहे हैं, उनके चुनाव क्षेत्र में काम करने हैं, अलग अलग काम वहाँ पे पेंडिंग है, अब चुनाव आना है, और जो फंड का इशू है वो फंड का इशू क्लियर नहीं हो रहा। बीइंग फाइनेंस मिनिस्टर अजित पवार सिर्फ उन्हीं लोगों को फेवर कर रहे हैं जो अजित पवार के फेवर में है। तो अजित पवार फंड नहीं दे रहे, ये एलिगेशंस लग रहे हैं, ये तो महाविकास आघाड़ी थी तब भी लग रहे थे और अभी भी सब वही चीज़ें हो रही है। दूसरी बात यह है कि अजित पवार की पॉलिटिकल बार्गेनिंग अब कम करनी हो तो भाजपा को इस तरह के गेम भी प्लान करने पड़ेंगे। तो क्या ये भाजपा का एक पॉलिटिकल नैरेटिव का पार्ट है कि जिस तरह से भाजपा के मीटिंग में जो इंटरनल वीडियोज़ है वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और उनके ऊपर चर्चाएँ हो रही है, तो ये किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति अब डिज़ाइन करेगा ये सब देखना अहमपूर्ण रहेगा। लेकिन भाजपा हो, खुद एकनाथ शिंदे गुट के नेता हो, या फिर शरद पवार जो अभी इनके साथ है भी नहीं, जो महायुति के साथ नहीं है, भाजपा के पूरे खिलाफ खड़े हैं, इन सब की राजनीति किस मोड़ पर आई है, कहाँ कहाँ क्या क्या उथल पुथल मची है। और अगर हम बात करें कि अगर ये पूरा चेस बोर्ड है तो चेस बोर्ड पे कौन कौन सी चाल चल रहा है, अगले 2-3 महीने में तो और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ में ओमकार वाबले, आज तक, पुणे।